दोस्तों आज हम कुछ इंटरेस्टिंग यूएस स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे कि वो इतना स्पीड में ऊपर क्यों जा रहे हैं, और फिर हम ये भी जानेंगे कि आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, उसका प्रोसीजर क्या है। क्योंकि दोस्तों जब मैं स्टॉक मार्केट में बिगिनर था तो जब भी मैं कोई स्टॉक मार्केट की बुक रीड करता तो हमेशा उसमें कोई यूएस स्टॉक की ही बात होती थी। जैसे वॉरेन बफे ने कोका कोला में इन्वेस्ट किया, या स्टीव जॉब्स ने इनोवेट करके एप्पल कंपनी को पावरफुल बनाया, या 0 to 1 में पीटर थिल ने गूगल की इनोवेशन के बारे में डिस्कस किया। और अगर हम किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर को फॉलो करेंगे तो वो ज्यादातर यूएस स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। जैसे 2016 में वॉरेन बफे ने एप्पल कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया, तब इसका शेयर प्राइस $25 के आसपास था। और ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था कि उन्होंने अपनी पूरी कंपनी बर्कशायर हैथवे की आधी वेल्थ इस एक स्टॉक में इन्वेस्ट की थी। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि वॉरेन बफे ने इस एक कंपनी में कितनी ज्यादा रिसर्च की होगी, क्योंकि देखते ही देखते ये स्टॉक वहां से 5 साल में 5 गुना से भी ज्यादा ऊपर जा चुका है। और अभी भी ये स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। तो वो टाइम पे मैं देखता था कि यूएस में अच्छे अच्छे स्टॉक्स तो बहुत सारे, लेकिन वहाँ इन्वेस्ट करने का कोई इजी ऑप्शन नहीं था। लेकिन काफ़ी रिसेंटली हमारे लिए यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना इजी हो गया है। क्या इंडिया से यूएस में इन्वेस्ट करना लीगल है? यूएस अकाउंट ओपन करने का प्रोसीजर क्या है? फिर इसमें हिडन फीस कितनी होती है? और हम एक्चुअली में इन्वेस्ट कहाँ करें? तो दोस्तों आज हम इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे कि कैसे आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी एकदम छोटे अमाउंट से। और मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी दूंगा कि आप एक्चुअली में कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि ये एक वीडियो से आपकी इन्वेस्टिंग की नॉलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। पिछले 10 साल में इंडिया का सेंसेक्स 10% के रेट से ग्रो हुआ है, और यूएस का नैस्डैक इंडेक्स, जिसमें वहाँ की टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है, वो 20% के रेट से ग्रो हुआ है। और इसमें अगर हम यूएस डॉलर का अप्रिसिएशन ऐड करेंगे, नैस्डैक इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न दिया है, जिसका मतलब ये है कि 10 साल में ये 10 गुना ऊपर गया है। और वही पीरियड में सेंसेक्स सिर्फ 2.5 गुना ऊपर गया है। तो सबसे पहले हम इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। और दोस्तों जो भी कंपनी का नाम और इंडेक्स का नाम मैं इस वीडियो में लूंगा, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप उस पर और रिसर्च कर सकते हो, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो टेक्नोलॉजी में सबसे पुरानी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को स्टार्ट किया तो उसके पास ऑप्शन था कि वो एक हार्डवेयर कंप्यूटर को डिजाइन करने वाली कंपनी बनाता या फिर एक सॉफ्टवेयर कंपनी बिल्ड करता। क्योंकि बिल गेट्स वो टाइम पे कंप्यूटर की फील्ड में न्यू था, तो वो श्योर नहीं था कि उसे किस एरिया में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में। और IBM वो टाइम पे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी, जिसने बड़े बड़े इंजीनियर्स को हायर करके रखा था कंप्यूटर के पीछे रिसर्च करने के लिए। और वो टाइम पे हार्डवेयर को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा था, तो इसीलिए अच्छे से अच्छे कंप्यूटर्स को डिज़ाइन करने के लिए और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन थे, जैसे डेल या HP। लेकिन बिल गेट्स ने थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोच के सॉफ्टवेयर पे फोकस करना शुरू किया। तो IBM ने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को एक छोटा सा साइड प्रोजेक्ट समझ के माइक्रोसॉफ्ट को आउटसोर्स कर दिया कि जो भी कंप्यूटर्स को IBM डिजाइन करेंगे उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट बनाएगी। और इसी तरह बिल गेट्स ने वैसी सेम डील बाकी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से कर ली कि वो उन सब कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाएंगी, ताकि वो सब कंपनीज हार्डवेयर और डिजाइन पे फोकस कर सके। और फिर दोस्तों इसके बाद क्या हुआ है, ये चीज़ हम सबको पता है। आज कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज मार्केट में हजारों है, जैसे लिनोवो, एसर, MI, एसुस, HP, डेल। लेकिन इन सब कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, वो है माइक्रोसॉफ्ट। और दोस्तों टाइम के साथ धीरे धीरे करके कंप्यूटर के प्राइस गिरते गए और साथ में कंपटीशन भी बढ़ता गया, जिसकी वजह से इन कंपनीज का प्रॉफिट कम होता गया। और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट के पास मोनोपोली थी, तो वो धीरे धीरे करके अपने सॉफ्टवेयर का प्राइस बढ़ाती गई और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करती गई। और इसीलिए आज की तारीख में ये जितनी भी हार्डवेयर कंपनीज है, इन सब की टोटल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूबल ये एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, क्योंकि इनके पास एक पावरफुल एडवांटेज है जिसको हम मोड कहते हैं, यानी कंपटीशन से बचने का पावर। क्योंकि एक बार जब आप किसी सॉफ्टवेयर से फेमिलियर होते हो तो आप उसी को यूज़ करोगे, क्योंकि दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपको उसे सीखना पड़ेगा, वो काफ़ी अनकंफर्टेबल होगा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो इसीलिए लोग विंडोज़ का ही ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड करते हैं। और इस मोड को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कंपनी ये जीनियस स्ट्रेटेजी यूज करती है कि वो यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स को फ्री में विंडोज का लाइसेंस देती है, ये बोल के कि वो चैरिटी कर रही है। लेकिन एक्चुअली में जब बच्चों को पहली बार स्कूल्स में कंप्यूटर सिखाया जाएगा तो वो कोई भी ब्रांड का हो, डेल, HP, एसुस, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का होगा। और उनको MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट पे चीज़ें सिखाई जाएगी, ताकि जब वो बच्चे बड़े होंगे तो वो हमेशा माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे। और इसी तरह बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट का पायरेटेड वर्जन यूज करते हैं, जिसमें वो कोई भी फीस नहीं पे करते, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इसे बिंदास अलाउ करती है, क्योंकि वो इन सब का पैसा कंपनी से वसूल लेती है कॉर्पोरेट प्लान सेल करके, और उनसे ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन कमाती है।
क्योंकि सॉफ्टवेयर में कोई भी प्लास्टिक और मेटल जैसा रॉ मटेरियल नहीं लगता है और इनको हार्डवेयर प्रोडक्ट के जैसा डिलीवरी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार उस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए बिल गेट्स ने मेहनत करी और अब उसके एम्प्लॉयज छोटे मोटे अपग्रेड्स करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको रेकरिंग रेवेन्यू मिलता रहता है, यानी कंटिन्यूस पेमेंट, जो हर साल ग्रो होता रहता है। तो इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम होता रहता है और प्रॉफिट बढ़ता रहता है, जिसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल्स मैं किसी और दिन एकदम डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग में ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है और इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट के शेयर की वैल्यू इतनी ग्रो हो रही है, क्योंकि ये एक्चुअली में उतनी वेल्थ क्रिएट कर रही है। तो दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, लेकिन उससे पहले अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप ऐसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने ये पूछा कि क्या इंडिया से यूएस में इन्वेस्ट करना लीगल है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल लीगल है। बस यहाँ पे आरबीआई ने एक लिमिट रखी है कि आप मैक्सिमम $2.5 लाख एक साल में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ के आसपास होता है। तो अगर आप इससे कम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अभी हम एक दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनी का एग्जांपल देखते हैं। तो 2012 में यूएस की सारी एयरलाइन कंपनीज ने मिलकर $160 बिलियन का सेल किया और सिर्फ एक कंपनी गूगल ने $50 बिलियन का सेल किया। अब दोस्तों, यूएस में एयरलाइंस का एवरेज टिकट कॉस्ट होता है $178 का, जिसमें से ये एयरलाइन कंपनीज सिर्फ $0.37 का प्रॉफिट कमाती है, जो कि सिर्फ 0.2% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। लेकिन गूगल का प्रॉफिट मार्जिन 20% के भी ऊपर है, जो एयरलाइन इंडस्ट्री से 100 गुना ज्यादा है। मतलब गूगल ने अपने 50 बिलियन के सेल्स में से 10 बिलियन अपने पास रखा, जिससे वो अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करती है और अपने नए नए बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट का रीजन ये है कि गूगल का कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो इनको प्राइस से कम्पीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वरना बाकी सारी कंपनीज को अपने प्राइस कम कर करके ऑफर दे दे के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ता है। लेकिन सर्च इंजन में इनकी मोनोपोली है। जब भी आप सर्च करते हो तो आप गूगल में ही सर्च करते हो और जो भी एड्स आते हैं तो इनको डायरेक्टली प्रॉफिट मिलता है। फिर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, जो गूगल की कंपनी है, और इस एड के रेवेन्यू में से इनको 45% का प्रॉफिट मिल जाता है। फिर गूगल के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे गूगल प्ले स्टोर, गूगल क्लाउड, गूगल का एक पूरा नेटवर्क है जिसमें दुनिया भर के मोबाइल ऐप्स है, और इन सब में कंपटीशन बहुत बहुत कम है और इसीलिए ये अपने सेल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रख पाती है। और दोस्तों, यही वजह से टेक्नोलॉजी कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल जैसे रेशियोज काफी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि एक छोटा सा कैपिटल री इन्वेस्ट करती है एक छोटे से ऑफिस स्पेस में रहकर कुछ गिने चुने एम्प्लॉयज के साथ पूरे वर्ल्ड के मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करती है। इनको दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के जैसा बड़ी जगह खरीद के बड़े बड़े प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्ट करके बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर करने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए ये टेक्नोलॉजी कंपनीज मोस्ट प्रॉफिट पर एम्प्लॉयज की लिस्ट में टॉप पर होती है, जिसकी वजह से ये अपने एम्प्लॉयज पे ज्यादा स्पेंड भी कर सकती है और उनको अच्छी सैलरी दे के अच्छे से ट्रीट कर पाती है, जिससे अल्टीमेटली ये और अच्छे टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करती है, जिससे ये और ज्यादा स्ट्रांग बनती रहती है। क्योंकि हम सबको पता है गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब लग जाना कितनी बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि ये कंपनीज का शेयर प्राइस इतना स्पीड में ग्रो क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट के आने से बिजनेस और इन्वेस्ट करने का तरीका काफी बदल चुका है। इसीलिए नैस्डैक इंडेक्स ने दुनिया के बाकी सारे इंडेक्स को बीट किया, क्योंकि इसमें सब टेक्नोलॉजी कंपनीज है। और दोस्तों, इस इंडेक्स में बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज है जिस पे मैं फ्यूचर में वीडियोस जरूर बनाऊंगा, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 10 सालों में ही इंटरनेट पूरी दुनिया भर में फेमस हुआ है, और इंडिया में तो ये 5 साल पहले ही फेमस हुआ है जब जियो ने इंटरनेट को सस्ता किया। और अभी भी इंटरनेट एक न्यू टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये इंटरनेट हमारी जनरेशन में इन्वेंट हुआ है। तो इसीलिए अगर आपको ये लगता है कि इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज फ्यूचर में अच्छा करेगी और आपको ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप नैस्डैक इंडेक्स पे रिसर्च कर सकते हो, या इससे भी सेफ S&P 500 इंडेक्स जिसको वॉरेन बफे ने सजेस्ट किया है उस पर रिसर्च कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।